बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद स्पिरिट विद बुशरा बलोच। आज मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ एमडीकैट क्विक रिवीजन और चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है केमिस्ट्री XI केमिस्ट्री यानी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं टाइम वेस्ट किए बगैर, आपका भी टाइम और अपना भी टाइम वेस्ट किए बगैर मैं क्विक रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ एमडीकैट की, ताकि वैसे ही हमारे पास टाइम बहुत कम है और मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मैं जस्ट आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करवाऊंगी ताकि कोई टॉपिक ऐसा ना हो जिसकी रिवीजन हमने इन 25 डेज में ना की हो। इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक मास और ये पीएमसी का टॉपिक है और सिंध की जो बुक है मैं उससे आपको पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा फेडरल पंजाब की बुक्स नहीं है क्योंकि हमारे पास पीएमडीसी का सिलेबस है। पीएमडीसी के सिलेबस में हमारे पास जो टॉपिक जो बुक में जो बुक्स लाइन्स दी गई होंगी मैं आपको वहीं से पढ़ाऊंगी। ठीक है, हमारे पास एटॉमिक मास फर्स्ट टॉपिक दिया गया पीएमसी का। एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, आप यहाँ देखें, आपको एटॉमिक मास समझ आएगा कि एटॉमिक मास हमारे पास कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम को हमने कंपेयर करना है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के। कोई भी हमारे पास एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन हो, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, एंड कोई भी हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने उस एलिमेंट के एटम को कंपेयर करना है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन के 12। कार्बन 12 अब हमारे पास क्या है, लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन। लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन हमारे पास क्या है, कार्बन 12। तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे कि एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज अ मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मास को हम डिफाइन कर सकते हैं मास, किसके मास को, 1 एटम। 1 एटम हमारे पास कोई भी हो सकता है ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, कंपेयर्ड विद द मास ऑफ द 1 एटम ऑफ कार्बन 12। हम किसी भी एलिमेंट के एटम को कंपेयर करेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 से, यानी लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन से, तो हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक मास। अब इस डेफिनेशन से हमारे पास 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। एक सवाल हमारे पास ये पूछा जा सकता है कि द मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर विद द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड, तो हम कहेंगे एटॉमिक मास। या हमसे इस तरह पूछ सकता है कि एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज अ मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर विद द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, हाइड्रोजन 12, लिथियम 12, बोरॉन 12। तो हमारे पास पता होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास आएगा कार्बन 12 यानी लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो ये इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कार्बन 12 इज, तो हमारे पास हमें पता है लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन। ये बिल्कुल बुक की लाइंस है, इंपॉर्टेंट बुक की लाइंस मैंने यहाँ निकाल के आपके पास रख दी है ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि हमने करनी है क्विक रिवीजन और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि एटॉमिक मास हैज नो यूनिट। हमारे पास एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं है। ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि एटॉमिक मास हैज, तो हम कहेंगे नो यूनिट। बट एटॉमिक मास इज मेजर, एटॉमिक मास को हम मेजर कर सकते हैं ग्राम में, पाउंड्स में या ऑन्स में। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास एटॉमिक मास की बेसिक कोई यूनिट नहीं है। जिस तरह हमारे पास एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, हमारे पास एक्सीलरेशन की यूनिट है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि एटॉमिक मास के हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं है, लेकिन हम इसे मेजर कर सकते हैं किसमें, ग्राम में, पाउंड्स में, ऑन्स में। तो हमारे पास एटॉमिक मास का टॉपिक यहाँ खत्म हुआ। हमें पता है कि एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर्ड विद द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन, हमने किसी भी एलिमेंट के एटम को कंपेयर करना है लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन से। इसके अलावा एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन हम इसे मेजर कर सकते हैं ग्राम में, पाउंड या ऑन्स में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको एटॉमिक मास का टॉपिक समझ आ गया होगा। मेरी ये वीडियो वो बच्चे भी देख सकते हैं या वो भी समझ सकते हैं जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर कर रहे हैं और सेकेंड ईयर के पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या इवन सेकेंड ईयर में हैं और वो एमडीकैट की प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास। बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास और ये भी पीएमसी के सिलेबस में दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, इस टॉपिक में हमारे पास डेफिनेशन होगी, का फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव होगा, यूनिट्स क्या होंगी। ठीक है, तो एवरी मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, एक H2O यानी वाटर, ये क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एवरी मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ मास। हर मॉलिक्यूल का एक ना एक मास है एंड इट इज कंपोज ऑफ एटम, और ये एक हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास इज डिफाइंड एज, फार्मूला नहीं आएगा, सॉरी बेटा, यहाँ मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज सम ऑफ एटॉमिक मासेस। किसके एटॉमिक मासेस, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जब मिलेगा, कंबाइन होगा, ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक पूरे मॉलिक्यूल में हमारे पास एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, इनके जब हमारे पास एटॉमिक मासेस मिलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास हम किस तरीके से निकालते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह मैंने लिखा हुआ था कि हाइड्रोजन H2O, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है किसका, वाटर का, H2O। अब हाइड्रोजन का हमने क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास।
हाइड्रोजन हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कहाँ आता है? फर्स्ट नंबर है हमारे पास हाइड्रोजन का, तो हमारे पास है 1, ठीक है, और +1 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन हमारे पास कितने 2, तो हमारे पास यहाँ टोटल आएगा 2। बीच में कोई साइन नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस। और ऑक्सीजन हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कहाँ आता है? गिनती करें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कितने 8वें नंबर पे। तो 8 का डबल कितना होगा हमारे पास? एटॉमिक मास किस तरह निकालते हैं हम? जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट दिया गया होता है, ये जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 8 नंबर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, 8 नंबर। आप पीरियोडिक टेबल खोलें और ऑक्सीजन देखें कहाँ 8 नंबर पे है, और 8 का जब हम डबल करेंगे तो 8 को हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। इतनी बात समझ आई। अब हमने क्या करना है, हाइड्रोजन का हमें पता है 2, डबल किया हमने, हाइड्रोजन डबल हो गया, और ऑक्सीजन हमारे पास क्या था 8 था, और 8 को जब हम डबल करेंगे तो 8 2 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 16 कितने हो गए 18। और मॉलिक्यूलर मास के हमारे पास यूनिट क्या होगी 18 AMU, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई, एक मॉलिक्यूल हमारे पास जो दिया गया था हाइड्रोजन H2 हमने लिया, तो हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ 18, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास हम बता सकते हैं किसी भी फॉर्मूले का। अब आप खुद से वीडियो को पॉज करके खुद निकालिएगा ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला C6H12O6। ये आपने खुद से करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। कार्बन हमारे पास 6 ले लेंगे, हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे, ऑक्सीजन हमारे पास 6 होंगे, और डबल करेंगे वैल्यूज़ को तो हमारे पास जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपका मॉलिक्यूलर मास क्या है। अब हमारे पास सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक मास यानी मॉलिक्यूलर मास नहीं निकल सकता। जैसे हमारे पास सोडियम कह लें NaC, सोडियम NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये हमारे पास Na क्या हुआ सोडियम, जो पीरियोडिक टेबल में 11वें नंबर पर पड़ा हुआ है सोडियम, और Cl हमारे पास क्या क्लोराइड, C क्लोराइड, ठीक है। ये हमारे पास क्या सोडियम क्लोराइड। अब हमारे पास सोडियम हमारे पास क्या है, इसका 11 है और क्लोराइड, तो हम इसका निकालेंगे तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला मास है वो नहीं बन सकता। किस तरह से, तो हम यहाँ लिखेंगे, हमें पता होना चाहिए। अब हमने यहाँ लिखना है 35, तो हमारे पास क्या एक वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल्स टू, जब हम 35 में 23 को हम जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 58। तो हमारे पास 58 AM और U, ये हमारे पास क्या हो गई यूनिट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास पीएमसी के सिलेबस में वो है एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये भी पीएमसी के टॉपिक से लिया गया। अब एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो। रेशियो हम इस तरह से लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 1:1। तो ये जो साइन आता है बीच में पॉइंट्स वाले 2 पॉइंट्स, इनको हम क्या कह रहे होते हैं, रेशियो, ठीक है, इतना आपको पता होगा। एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द कंबाइनिंग, क्या कंबाइन होंगे, एटम्स ऑफ द कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जिस तरीके से हम ले लेते हैं बेंजीन, बेंजीन में हमारे पास बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ये है हमारे पास बेंजीन का फॉर्मूला। अब हमारे पास बेंजीन के फॉर्मूले में कार्बन हमारे पास 6 है और हाइड्रोजन भी हमारे पास 6 है। जब 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मिलते हैं तो एक बेंजीन का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो हमने बताना है किसका, ऑफ द कंबाइनिंग एटम। हमारे पास जब मिले हैं एटम ऑफ द कंपाउंड, एटम का हमने क्या बताना है, सिंपलेस्ट रेशियो। तो अब हम क्या करेंगे, हमें अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, तो अगर आपको दीजिए 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, तो आपने क्या करना है, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, आपने बताना है किसका, बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला जब वर्ड आ जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि बात किसकी हो रही है, रेशियो की हो रही है, और रेशियो हमने निकाल के देना है किसका, एक कंपाउंड का। बेंजीन हमारे पास कार्बन 6 हाइड्रो, अब हमने क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपल हम इसको करेंगे। सिंपल हम किस तरह से कर सकते हैं, हमारे पास कार्बन हमारे पास 6 दिए गए और हाइड्रोजन हमारे पास 6 हैं, तो हमने क्या करना है, इसको सिंपल करने के लिए 6:1 और 6:1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1:1। तो हमारे पास ये आ जाएगा क्या, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ बेंजीन।
अब इंपेरिकल फार्मूले से हमारे पास दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी कंपाउंड को लेकर। तो वो दो इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ लिखनी है कि द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल बेंजीन दे दिया, अगर पूछा गया कि बताएं कि इंपेरिकल फार्मूला बेंजीन का क्या होगा, तो हमने यहाँ क्या किया, सिंपल किया। हमने कार्बन 6 और हाइड्रोजन हमारे पास क्या था 6, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 को जब हमने क्या किया, सिंपल किया, तो हमारे पास क्या हुआ 6 1 6 6 1 6 1:1 आ गया। तो हमारे पास क्या बच गया पीछे, C और H। तो हमारे पास ये क्या है, इंपेरिकल फार्मूला बचा किसका, बेंजीन का। तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिख लिया कि द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH, ठीक है। एंड द इंपेरिकल रेशो ऑफ बेंजीन, अगर हमसे इंपेरिकल रेशो पूछ लेगा बेंजीन का तो हम क्या लिखेंगे 1:1, यानी हमारे पास सिंपल फॉर्म में 1:1 हमारे पास क्या गया, बेंजीन का रेशो। अब नेक्स्ट अगर हमसे फॉर एग्जाम्पल बेंजीन नहीं पूछ रहा हमसे, अगर यहाँ हम अगर फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज ले लेते हैं, तो हम ग्लूकोज को किस तरह लिखेंगे, तो सवाल इस तरह होगा कि इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट रेशो बताना है। सिंपल पहले हम इसका क्या बताएंगे, इंपेरिकल फार्मूला, देन हम इसका सिंपल रेशो बताएंगे। तो हमारे पास CH2O क्या बन जाएगा, इसका सिंपल इंपेरिकल फार्मूला। ये हमारे पास बना इंपेरिकल फार्मूला। किस तरह से बना, 6 1 6 और यहाँ बचा क्या, 6 2 12 और 6 1 6। तो कार्बन 1 होगा, 1 हम लिखेंगे नहीं, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, H2 आ जाएगा, और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है 1, तो 1 हम यहाँ लिखेंगे नहीं, तो O हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। तो CH2O इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये बहुत ज़्यादा बेसिक बातें हैं, ठीक है, जो हमसे नॉर्मली हमसे क्वेश्चन बहुत इजी ही पूछा जा रहा था, मुश्किल चीज़ हमसे पूछी नहीं जा रही। तो हम प्री मेड के क्वेश्चन सॉल्व करें और इधर उधर लगे हुए, और हम खुद में ये सोच करें कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन हमें बहुत कुछ आता है। अब आप देख रहे होंगे, आप कहेंगे सब कुछ तो हमें पता है, तो हमारी क्विक रिवीजन इसी तरह से होगी। अब हमारे पास क्या है, रेशो में पता चलना है, तो हमारे पास क्या था, C6 था, H12 और O6। तो हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, 6 1 6 6 2 12 और 6 1 6। तो हमारे पास क्या हुआ, सिंपलेस्ट रेशो 1:2:1। तो हमारे पास क्या आ गया, रेशो इंपेरिकल रेशो ऑफ किसका, ग्लूकोज का क्या है, 1:2:1। ये हमारे पास क्या है, इंपेरिकल रेशो। और अगर हमसे पूछा जाए कि इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो हमें फार्मूले की जब बात आ रही होगी तो हमने क्या करना है, जाहिर है C1 था, 1 हम नहीं लिख रहे, H2 है, हमने H2 लिख लिया, ऑक्सीजन। तो हमारे पास इस तरह से इंपेरिकल रेशो और इंपेरिकल फार्मूला मिल गया। यहाँ आप देख लें, यही बात हुई है कि इंपेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ द कंबाइनिंग ऑफ एटम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो हमारे पास कार्बन की मैंने आपको एक दे दी, बेंजीन की एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दी, और एक आपको एग्जांपल ग्लूकोज की दे दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इंपेरिकल फार्मूला भी समझ आ गया होगा। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमें ये भी PMC का सेम टॉपिक है हमारे पास। और मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट एक्सप्रेस नॉट ओनली द रिलेटिव नंबर of atom but also the actual number of the atom of each element in one molecule of a compound, इसका molecular formula सेम। अगर हम यहाँ यही देख लेते हैं molecular formula को, अगर हम यहाँ empirical formula में ही देख लें, तो हमारे पास यहाँ मैंने आपको लिखा है कि ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का मैंने आपको क्या कहा कि molecular formula क्या होगा। तो molecular formula हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी हमने ऐसे नहीं देखा कि द molecular formula of, for example हम ले लेते हैं हाइड्रोजन वाटर, ठीक है, H2O। अब आप में से कोई भी बच्चा जिसने कभी भी H2O को इस तरह लिखा हुआ देखा हो कि H हाइड्रोजन 2.5 ऑक्सीजन, ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास इंटीग्रल नंबर्स में होगा, ठीक है, इंटीग्रल नंबर्स। तो हम यूँ ये ऐसे होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला एक एग्जैक्ट नंबर होगा, भले 2 हो 3 हो 4 हो। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर कार्बन अगर 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, तो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12.5 तो नहीं है, ऑक्सीजन 6 है, तो एक इंटीग्रल नंबर दिया गया होगा। और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या होगा कि कोई भी फार्मूला जैसे H2O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका, वाटर का। अगर हम ग्लूकोज ले लेंगे C6H12O6, तो हमारे पास क्या हो गया, ग्लूकोज। तो ये सारे हमारे पास क्या बन रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमारे पास एलिमेंट्स और उनके इंटीग्रल नंबर एक एग्जैक्ट वे में लिखे हुए होंगे। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल एक सिंपल सा
हमारे पास एक टॉपिक है, क्योंकि हमने एम्पेरिकल फार्मूला समझ लिया था, तो एम्पेरिकल फार्मूले के बाद हमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला उसको समझने के लिए कोई बात ही नहीं है। तो हमसे ये जो एमसीक्यू है वो इस तरह से पूछ सकता है कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट एक्सप्रेस्ड नॉट ओनली द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम बट ऑल्सो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। एटम के अंदर एक्चुअल नंबर्स कितने हैं? हाइड्रोजन के 2 हैं, कार्बन के 6 हैं, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जिसमें हमें ये पता हो कि अगर कार्बन है तो कार्बन के अंदर कितने एटम है, हाइड्रोजन में कितने एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमें पता चल जाती हैं। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला अकॉर्डिंग टू सिंस बुक इतना ही है हमारे पास, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास दिया गया है पीएमसी के सिलेबस में वो ये है कि मॉल एंड एवोगैड्रोस नंबर। मॉल एंड एवोगैड्रोस नंबर में हमारे पास जो मॉल है, मॉल की हमने मेन क्या करनी है, डेफिनेशन याद करनी है। हमें पता होना चाहिए कि मॉल है क्या। द यूनिट डिवाइज्ड यानी वाजिया करता है बाय केमिस्ट टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ एटम और आयन और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉल। हमारे पास मॉल हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ आयन कितने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। जो कोई भी ऐसी यूनिट जो हमें ये बता दे कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं, आयन कितने हैं, मॉलिक्यूल कितने हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, मॉल। और मॉल को हम क्या कहते हैं, MOL इसका यूनिट है, ठीक है। मॉल को हम लिखते हैं। एक डेफिनेशन हम इस तरह भी लिख सकते हैं। सेकेंड डेफिनेशन में अगर हम लिखना चाहें कि अ मोल इज डिफाइंड एज द एटॉमिक मास। एटम है तो एटम से एटॉमिक आ जाएगा, एटॉमिक मास। नेक्स्ट में हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस। मैं बहुत जल्दी लिख रही हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को वर्ड्स जो लिखे हैं वो समझ आ ही रहे होंगे। इज कॉल्ड मॉल, ठीक है। यानी एटम, मॉलिक्यूल और सेकंड आयन। ये आलू वाला चला जाए, फिर आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, मॉल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर की जो हमारे पास वैल्यू है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो है हमारे पास एमसीक्यूज में ये एवोगैड्रो के टॉपिक से यही वैल्यू पूछ रहा होता है कि एवोगैड्रो की हमारे पास जो है वैल्यू क्या है। तो हमारे पास है 6, ये अपने पास शॉर्ट नोट्स में नोट कर लीजिएगा, 6.02 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट 23, ठीक है। और हमारे पास एवोगैड्रो को NA से रिप्रेजेंटेड, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि एवोगैड्रोस जो था हमारे पास, जिस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था उस साइंटिस्ट का नाम क्या था। तो उस साइंटिस्ट का नाम था अमेडियो एवोगैड्रो, ठीक है। तो अमेडियो एवोगैड्रो, उन्होंने लास्ट का अपना नाम एवोगैड्रोस नंबर से लिखा है, लेकिन उनका जो कंप्लीट नेम था वो था अमेडियो एवोगैड्रो, ठीक है। तो जो अमेडियो एवोगैड्रो हैं उन्होंने बताया था एवोगैड्रोस नंबर, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम एवोगैड्रोस नंबर को, NA से। और वैल्यू क्या है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 23, ठीक है। ये हमारे पास एवोगैड्रो की जो है वैल्यू है। अब हमें पता होना चाहिए कि एवोगैड्रो बेसिक क्या है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट एजम्पशन फॉर स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हमारे पास स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशंस की क्या है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टिचोमेट्री क्या है। स्टिचोमेट्री की डेफिनेशन आप यहाँ देखिए कि स्टिचोमेट्री हमारे पास है कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन एज गिवन बाय केमिकल इक्वेशन। अब हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आपने देखी होगी। सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर, कार्बन प्लस ऑक्साइड, ठीक है, CO प्लस O2 हमारे पास एक रिएक्शन है और CO2 है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक बैलेंस्ड हुई इक्वेशन है, ठीक है। अब हमें कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन किसका, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। हमें तो इतना तो पता है कि ये रिएक्टेंट साइड है और ये हमारे पास जो बना है ये क्या है, प्रोडक्ट। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन, पूरी क्या है, केमिकल का हमारे पास क्या हो रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है।
एज गिवन बाय केमिकल इक्वेशन, जो हमें दिया गया है केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस ये कहती हैं कि हमारे पास हमने पढ़ना है किसके बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन एज गिवन बाय केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन में हमारे पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना हमारे पास क्या कहलाता है, स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, और इस स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के जो दो इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट हमसे पूछे जा सकते हैं वो ये है, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप पढ़ें कि रिएक्शन आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो कंप्लीटली क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास रिएक्शन बड़ा है और प्रोडक्ट कम है, या प्रोडक्ट कम है रिएक्शन ज्यादा है, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास जो रिएक्शन है कोई भी हो वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, स्टिचियोमेट्री हमारे पास है। और सेकंड हमारे पास क्या, नो साइड रिएक्शन अकर, और ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन किसी साइड पर बाकी रहता होगा, एक कंप्लीट रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा। स्टिचियोमेट्री हमारे को ये कहती है कि हमने क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के रिएक्शन के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है, और दो शर्तों पर कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए किसमें, प्रोडक्ट में, और ऐसा ना हो कि जब प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट हो जाए तो कहीं रिएक्शन हो रहा हो, कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो स्टिचियोमेट्री हमारे पास ये है। उम्मीद है कि आपको स्टिचियोमेट्री समझ आ गया होगा। हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है स्टिचियोमेट्री, बेसिक्स ऑफ स्टिचियोमेट्री कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास स्टिचियोमेट्री है कि हमें ये तो पता होना चाहिए कि स्टिचियोमेट्री हमारे पास क्या है। अब हमारे पास स्टिचियोमेट्री के जो तीन इंपॉर्टेंट हमारे पास रिलेशंस हैं, क्योंकि हमने यहाँ क्या पढ़ना है, रिलेशन के बारे में पढ़ना है। तो थ्री रिलेशनशिप इन्वॉल्व इन द स्टिचियोमेट्री कैलकुलेशन, मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। तो ये तीन हमारे पास जो रिलेशंस हैं ये हमने पढ़ने होंगे, और इसके बाद क्या होगा, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मास मास रिलेशन हमारे पास क्या है। अब मैंने आप लोग की आसानी के लिए यहाँ पर सारी जो है ना इंपॉर्टेंट बातें लिख ली हैं, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। अब हमारे पास मास मास रिलेशन दिया गया है, और मास मास रिलेशन में बताना है। तो मास मास रिलेशन हमारे पास क्या होगा, डिटरमाइन करेगा अननोन मास ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फ्रॉम अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन। डिटरमाइन क्या करना है हमने, अननोन मास डिटरमाइन करना है किसका, रिएक्टेंट का, एक रिएक्शन के अंदर। इन केमिकल इक्वेशन वी कैन गेट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमारे पास क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एक रिलेशन पता चल जाएगा किसके दरमियान, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दरमियान। हमारे पास जो मास मास का रिलेशन है उसमें हमारे पास क्या है, हमें डिटरमाइन है अननोन मासेस, ऐसे मासेस जिनके बारे में पता ना हो कि किनके रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के गिवन मासेस हमारे पास हैं किसमें, सब्सटेंस। जो हमारे पास सब्सटेंस दिया गया होगा एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, एक केमिकल इक्वेशन के अंदर। इन केमिकल इक्वेशन वी कैन गेट दीज रिएक्शन साइड बिटवीन द मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे पास मास मास के रिएक्शन में यही था कि हमारे पास अननोन जो है ना मासेस दिए गए होंगे किसके, मास ऑफ रिएक्शन के, मास ऑफ रिएक्शन के और मास ऑफ प्रोडक्ट साइड के। ठीक है, ये हमारे पास है मास मास रिलेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट है मास वॉल्यूम रिलेशन। तो मास वॉल्यूम रिलेशन में हमारे पास मोलर क्वांटिटीज ऑफ गैसेस, हमारे पास किसकी क्वांटिटीज, मोलर क्वांटिटीज किसकी, गैसेस की, कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के टर्म में दी गई होंगी किसमें, मास हमारे पास है वॉल्यूम के रिलेशन में। ठीक है, तो हमारे पास एवोगैड्रो, एनी गैस स्टैंडर्ड, किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो या स्टैंडर्ड प्रेशर हो। ठीक है, हमारे पास एवोगैड्रो कह रहा है कि किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो या स्टैंडर्ड प्रेशर हो। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा तो वो डिग्री सेल्सियस होगा, और अगर हमारे पास स्टैंडर्ड प्रेशर होगा वो हमारे पास 1 atm 760 mm ऑफ मर्करी होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक एवोगैड्रो ने स्टेटमेंट दे दी गई है मास वॉल्यूम के रिलेशन में। जब भी हमारे पास किसी भी इक्वेशन में, बैलेंस इक्वेशन में हमारे पास मास वॉल्यूम का रिलेशन होगा तो वहां पर क्या होगा, एवोगैड्रो कह रहे हैं कि एनी गैस, कोई भी गैस होगी, स्टैंडर्ड हमारे पास उसका क्या होगा, टेम्परेचर। तो एमसीक्यू से पूछ सकता है कि एवोगैड्रो हमारे पास क्या बात कर रहे हैं, एनी गैस, हमारे पास कोई भी गैस होगी उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होगा, तो उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस होगा, एंड स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास क्या, 1 atm 760 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात हमारे पास यह है कि अगर हमारे पास 1 मोल है ऑन्स का, ठीक है, हमारे पास 1 मोल है किसका, ऑन्स का, मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल है हमारे पास ऑन्स में एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑक्यूपाइज, तो उसका क्या टेम्परेचर, वो क्या गेन करेगा, 22.4 क्यूबिक फीट। ठीक है, तो ये बात हमारे पास यहाँ पर पता चल गई है कि 1 मोल हमारे पास किसी भी ऑन्स में, मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, हमारे पास किसी भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर में होगा तो हमारे पास कितना होगा, 22.4 क्यूबिक फीट। दिस रिलेशन अलाउ अस टू इंटरचेंज मास एंड यूनिट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस थ्रू मास वॉल्यूम रिलेशन इन केमिकल इक्वेशन। ये जो रिलेशन हमारे पास है बता रहा है कि इंटरचेंज हमारे पास किसमें, मास और वॉल्यूम की यूनिट्स में, मास और वॉल्यूम की यूनिट्स में ऑफ अ गैस, किसी भी गैस के मास और वॉल्यूम की जो चेंज है, ठीक है, वो बता रहा है
उस रिलेशन के बारे में हमें बता रही है किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, कोई भी केमिकल इक्वेशन जिसमें हमें रिलेशनशिप बता दिया गया जाए वॉल्यूम और मास का गैस के लिए, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि मास वॉल्यूम रिलेशन की बात हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो है वो है वॉल्यूम रिलेशन। तो वॉल्यूम रिलेशन हमारे पास क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस इन अ केमिकल इक्वेशन इज गवर्न्ड बाय अ गैस लुकोस लॉ, ठीक है। गे लुकोस लॉ हमारे पास जो है उसके उस लॉ के तहत बताया जा रहा है कि बाय कंबाइनिंग वॉल्यूम विच स्टेट दैट गैसेज रिएक्ट विद द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। गैस जो हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास जो गैस रिएक्ट होती है उनका जो बिल्कुल रेशियो होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस, किसी भी गैस का वॉल्यूम इन अ केमिकल इक्वेशन में इज गवर्न्ड बाय अ गे लॉ। तो लुकास हमारे पास ये न्यूमेरिकल क्या नाम है, एमसीक्यू पूछ सकता है कि वॉल्यूम रिलेशन में जिस साइंटिस्ट ने जो लॉ बताया था, जिस लॉ का जिक्र था, तो वो क्या था, गे लुकास लॉ, ठीक है। कंबाइनिंग द वॉल्यूम विच स्टेट दैट द गैसेज रिएक्ट विद इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ है। इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हमने एटॉमिक मास पढ़ा, पीएमसी का सिलेबस से लेकर मॉलिक्यूलर मास हमने कंप्लीट किया। देन हमने इंपेरिकल फार्मूला, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर हमने फिर एमेडियो एवोगैड्रो के जो साइंटिस्ट था उसने जो बातें की थी एवोगैड्रोस के लिए वो पढ़ी। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट एजम्पशन फॉर द स्टोइयोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोइचियोमेट्री पढ़ी, एंड देन हमने उसके 3 रिलेशंस मास वॉल्यूम और वॉल्यूम के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी इंपॉर्टेंट बातें। इसके अलावा अगर बेटा आप लोगों से एक बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये करनी है कि अगर आप लोग MD कैट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप लोग अगर प्री मेड वगैरह यूज़ कर रहे हैं या कोई भी वेबसाइट यूज़ करें, ख़ास तौर पे मैं प्री मेड की बात करूंगी, आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या बोल रही हैं। प्री मेड एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ डाउन होगा, क्योंकि मैंने खुद MD कैट के लिए मैंने प्री मेड से जो है सब्सक्रिप्शन ली थी और मैंने वहाँ पर एटलीस्ट 6 मंथ मैंने तमाम चैप्टर्स के और पास्ट पेपर्स वगैरह सॉल्व किए थे। आप मुझे ये बता दें कमेंट में कि पास्ट पेपर के क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं? उनके पास बुक खत्म हो गई है, उनके पास बुक लाइंस नहीं है जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन देंगे। तो पास्ट पेपर्स में जो बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि बेटा उस टाइम में अगर आप लोग बुक की लाइंस रीड कर लेंगे तो मैं आपसे ये बात लिख के कह सकती हूँ कि आप की सीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं प्री मेड में या किसी भी वेबसाइट में या बैंक ऑफ MCQs या किप्स के नोट्स या इन चीज़ों में, तो बेटा वहाँ से MCQs नहीं बनते। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपसे ये बात तभी बार बार शेयर कर रही हूँ। आप लोग बुक की लाइंस को पढ़ें, एक चैप्टर को 20, 25, 30 दफ़ा पढ़ें, कोई बात समझ नहीं आ रही उसको सर्च करें, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालें, देन आपका चैप्टर कवर होगा। इस तरह अगर आप लोग MCQs लेके बैठेंगे कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप लोगों को कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी इंशाल्लाह वो बायो की या फिर फिजिक्स की होगी, ठीक है। तो हम इस तरह अपना MD कैट का जो सिलेबस है वो कवर कर लेंगे।